आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आड़ कितने प्रकार की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनसीसी एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है कि जो आड़ होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो आपके ऑप्शन हैं 2 प्रकार की, 5 प्रकार की, 4 प्रकार की या 3 प्रकार की। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आड़ जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है? पहली होती है हमारी फायर से आड़, पहली हमारी कौन सी होती है? फायर से आड़। और दूसरी कौन सी होती है? नजरी आड़। और दूसरी हमारी होती है नजरी आड़। जो नहीं समझ पा रहे आड़ का क्या मतलब होता है, आड़ होती है कि किसी चीज़ से जो हम बचने के लिए, छिपने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसको आड़ कहते हैं। तो अगर हम फायरिंग से छिपते हैं तो उसको फायर से आड़ कहते हैं, और अगर हम किसी की नज़रों से छिपते हैं तो उसे नजरी आड़ कहते हैं। इसीलिए जो आड़ होती है वो 2 प्रकार की होती है। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। ये हमारी एनसीसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ है। चाहे आपका कोई भी एनसीसी का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। 10 वीडियो इसकी ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बना के उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ये इस वीडियो सीरीज़ की 11वीं वीडियो है। और इन वीडियो की सारी डिटेल्स के लिए और बाकी सारी एनसीसी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहे हैं कि किसी को भी डोनेट करना हो तो कौन से ब्लड ग्रुप वाला हर किसी को डोनेट कर सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो क्या होता है भाई? यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर होता है यानी कि सर्वदाता होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाग्राही हिंदी के अंदर, या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर, कि वो जो किसी से भी खून ले सके, जिसको कोई दिक्कत ना हो किसी से भी खून लेने में, ब्लड लेने में, तो वो होता है ए बी। ए बी हमारा होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ओ हमारा होता है यूनिवर्सल डोनर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि फासले का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आपको साथ की साथ कमेंट बॉक्स में इनके जवाब भी देने हैं कि फासले का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं। आपके ऑप्शंस हैं 2 तरीके, 4 तरीके, 6 तरीके या 8 तरीके। तो फासले का अनुमान हमको लगाना है या फिर दूरी का अनुमान हमको लगाना है, तो उसके टोटल कितने तरीके हैं? मेनली 6 तरीके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपसे पूछा जाए, जो कि पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कि दूरी का अनुमान लगाने के विभिन्न तरीकों के बारे में लिखें या फिर फासले का अनुमान लगाने के जो तरीके हैं उनके नाम लिखें, तो सबसे पहला यहाँ पे आएगा इकाई का तरीका। इकाई का तरीका ये आप नोट कर सकते हैं भाई। सबसे पहला है आपका इकाई का तरीका, यानी कि यूनिटरी मेथड। ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे है प्रतीति विधि। प्रतीति यानी कि जिस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इतनी दूरी पर है, ऐसी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब इतनी दूरी पर है, और थोड़ी सी धुंधली दिखाई दे रही है तो इसका मतलब इतनी दूरी पर है। तीसरी हमारी क्या होगी भाई? सेक्शन औसत विधि, यानी कि खंड औसत विधि, जो सेक्शन फॉर्मेशन कहते हैं हम एक तरीके से। जो हमारा सेक्शन होता है, सबसे छोटी यूनिट, तो सेक्शन का सभी जो जितने भी सेक्शन के अंदर पार्टिसिपेंट है उन सभी की हम औसत ले लेते हैं, तो सेक्शन औसत विधि यानी कि खंड औसत विधि। चौथी हमारी यहाँ पे होती है की रेंज विधि। चौथी हमारी है की रेंज विधि। पांचवी है हमारी आधा माप विधि, यानी कि हाविंग विधि। हाविंग का क्या मतलब हुआ? यानी कि अगर हमको आधी दूरी पता लग गई तो आधी दूरी को हम डबल कर देंगे तो पूरी दूरी हमारी निकल आएगी। और छठी हमारी क्या है भाई? ब्रैकेटिंग विधि। छठी हमारी क्या है? ब्रैकेटिंग विधि। तो ये टोटल 6 टाइप की विधि होती हैं फासले का अनुमान लगाने के लिए, दूरी का अनुमान लगाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्यायाम क्यों आवश्यक है? जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो क्यों जरूरी है, ये हमको बतानी है। एब्स बनाने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी बनाने के लिए हाँ बनती है, लेकिन उसके लिए सिर्फ उसी के लिए करें ये जरूरी नहीं है। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि व्यायाम जो हम करते हैं वो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो व्यायाम हमें करना चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया। मीन्स अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके स्वस्थ होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, उसका ये भी मतलब है कि आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। तो अगर स्वास्थ्य की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो उसकी डेफिनेशन ये है कि हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अगर स्वस्थ हैं तभी किसी मनुष्य को स्वस्थ कहा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सिग्नल देने के तरीके बताओ।
तो सिग्नल देने के जो तरीके होते हैं मेनली यहाँ पे 3 तरीके हैं। हम हाथ से सिग्नल दे सकते हैं, हम हथियार से यानी कि राइफल से सिग्नल दे सकते हैं, और हम विसल यानी कि सीटी से सिग्नल दे सकते हैं। तो ये उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको यही करना है कि मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जितनी देर भी आप वीडियो देखें तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि मेरे जवाब देने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में इसका जो करेक्ट जवाब है वो देना है कि सिग्नल देने के कितने तरीके होते हैं। तो यहाँ पे मेनली 3 तरीके हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और वो यहाँ पर कौन कौन से हैं। वो एक हाथ से सिग्नल दे सकते हैं, हथियार से यानी कि राइफल से सिग्नल दे सकते हैं, और विसल से सिग्नल दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है। तो ऑप्शन है आपके 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की या 10 प्रकार की। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 प्रकार की होती हैं भाई सेक्शन फॉर्मेशन। ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वे 6 के 6 सेक्शन फॉर्मेशन कौन सी होती हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करके बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर कि 6 की 6 सेक्शन फॉर्मेशन कौन सी हैं। वे आपको ज़रूर बतानी है क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इन्फेंट्री की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं। तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेक्शन ही होती है। सेक्शन किसी भी इन्फेंट्री की सबसे छोटी यूनिट होती है। ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन्फेंट्री की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है। तो इन्फेंट्री की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं। फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6 या 8। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या 8 प्रकार के। तो ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि जो फायर कंट्रोल ऑर्डर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला है भाई तैयारी का फायर ऑर्डर, तैयारी का फायर ऑर्डर। दूसरा हमारा यहाँ पे है पूरा फायर ऑर्डर, फुल फायर ऑर्डर जिसको हम कहते हैं पूरा फायर ऑर्डर। तीसरा हमारा यहाँ पे है मौके का फायर ऑर्डर। कौन सा है, मौके का फायर ऑर्डर, मौके का फायर ऑर्डर। और चौथा यहाँ पे है कि छोटा या फिर सूक्ष्म फायर ऑर्डर, छोटा या फिर सूक्ष्म फायर ऑर्डर। तो इस तरीके से टोटल जो फायर ऑर्डर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। टोटल जो फायर ऑर्डर हमारे यहाँ पे होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। और अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। उससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप सभी को पता होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहले प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहली महिला प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता है आयरन मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है, या फिर भारत का बिस्मार्क भी इन्हें ही कहा जाता है। कोई पूछे कि भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। बिस्मार्क का यहाँ पे क्या मतलब है कि जिस तरीके से जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था उसी तरीके से वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत का एकीकरण किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई को पटेल को सरदार की उपाधि किन्होंने दी थी तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। बारदोली सत्याग्रह हुआ था एक, और उसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है इस जो वीडियो है इसका सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट। जब भी हमारा एनसीसी का एग्ज़ाम होता है तो हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि देखो दिक्कत हमारे साथ क्या होती है। दिक्कत ये होती है कि जब आपका बी और सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होता है ना, और आप पढ़ के दे देते हैं, ठीक है, और जब आपकी लास्ट में ए ग्रेड नहीं आती ना तो आपको पछतावा होता है। क्यों पछतावा होता है, क्योंकि अगर आपकी ए ग्रेड आ जाती ना तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होते। आपने 1 साल भी लगाया, आपने तैयारी भी करी, आपने अपना टाइम भी पूरे का पूरा कंज्यूम किया, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप सी सर्टिफिकेट में फेल हो जाते हैं या फिर प्रॉपर ग्रेड नहीं आ पाती तो ना तो आपकी डायरेक्ट एसएसबी आएगी,
ठीक है, यानी कि सेना में डायरेक्टली ऑफिसर बनने का जो अवसर होता है वो भी आपका कहीं ना कहीं चला जाता है, और जो मार्क्स मिल पाते हैं वो भी कहीं ना कहीं कम मिलते हैं। तो जब आप टाइम पूरा लगा रहे हो तो ए ग्रेड लेने में क्या दिक्कत है, और ए ग्रेड लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, उनके लिए नोट्स बनाए गए हैं, वो भी हिंदी भाषा में, हैंड रिटन नोट्स हैं। ये मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं क्वेश्चंस को कलेक्ट करके, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछे गए हैं। तो इन नोट्स को पढ़ के आप इजीली अगर तैयारी करते हो, रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं, तो आप आराम से अपने एग्जाम के अंदर ए ग्रेड ले सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अभी से इन नोट्स को बाई कर सकते हैं। इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे भी दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि जब भी आपका एग्जाम हो तो आपके एग्जाम में ए ग्रेड आए और आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के जितने भी बेनिफिट हैं उन्हें उठा सकें। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।